मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आप एक शॉर्ट नोटिस की कॉल पे आप लोग यहां आए और विषय क्योंकि धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि एक शॉर्ट कॉल पे आप लोगों ने एक अपना कीमती समय दिया। और जैसा कि विदित है, आप लोग हमारे बैनर में भी देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ी घटना के संदर्भ में आज अपने समाज की तरफ से एक बात लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रेस वार्ता आयोजित की है। जैसा कि आप देखेंगे, हमने कुछ दिन पहले, अभी 3 दिन पहले करीब, हमने जंतर मंतर पर परमिशन भी मांगी गई थी, लेकिन वो परमिशन हमारी स्वीकृत नहीं हुई। उसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा हमें बताया गया कि 10 दिन पहले वो आपको देनी चाहिए थी। तो साथियों, बस मुझे ये कहना है कि जो घटना हुई है, जैसे भारत के इतिहास में आप देखेंगे बहुत सारी घटनाएं हम पेपरों में पढ़ते रहते हैं। कहीं दलित समाज को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कहीं मूछें नहीं रखने दी जा रही, कहीं पानी नहीं पीने दिया जा रहा, या कहीं कोई यात्रा नहीं निकालने दी जा रही। लेकिन मैंने अपने जीवन में, जो मेरी आयु है, मैंने पहली बार ऐसा प्रसंग देखा है कि जाति आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह का घृणित भेदभाव किया हो। मैं खाली भेदभाव इसलिए नहीं कह रहा कि आप दुनिया में तालिबान की वो देते हैं, उदाहरण देते हैं कि तालिबान बड़ा कट्टर है, लेकिन जैसी घटना यहाँ इटावा में हुई, आप देखिए एक व्यक्ति के साथ, उस व्यक्ति के मन पे क्या बीतेगी जिसका व्यासपीठ से उठाकर उसका मुंडन किया जाए, उससे नाक रगड़वाई जाए, किसी स्त्री के दूषित पदार्थ से उसका शुद्धिकरण किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही देश को हिला देने वाली घटना है और समाज को बांटने वाली, देश पे इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, ऐसा मैं मानता हूं। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो निकल के आ रहा है कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल राकेश भाई के नेतृत्व में इटावा भी गया था और हम पीड़ित से भी मिले थे ये लोग। तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस गांव में यादव लोग कथा करते आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा लगता है कि इंटेंशनल उन लोगों की ऐसी थी कि आपको अपमानित करना था, पीड़ित करना था, तो उन लोगों ने ऐसा किया। तो हमारी ये मांग है, इस सभा के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को एक ज्ञापन देना चाहते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, बड़े स्तर पर जांच हो और इसके सारे एंगलों को इसमें निकाला जाए। क्योंकि ये आप समझिए ना कि हमारा जो संविधान है, लोकतंत्र है, यह हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात कह सकें। एक तरफ तो हम देश को कहते हैं कि सब साथ हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, और दूसरी तरफ हम जाति देख के ये कहते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है। आज आप देखिए, बाबा साहब ने जब ये संविधान लागू हुआ हमारे देश में, तो हर एक व्यक्ति को अपना पेशा अपनाने का अधिकार है। आज जो सवर्ण लोग हैं वो सारे पेशों में, सारे बिजनेस में, सारे कामों में, अगर आप पेशा तय कर देंगे और वो भी संविधान की जगह मनुस्मृति के आधार पर, तो ये देश कैसे चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप सबको समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है अपना पेशा चुनने का, तो इस पर किसी व्यक्ति विशेष की, वर्ण विशेष का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। और इसको अगर आपने नहीं किया तो ये हमारा देश का जो ताना बाना वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। और ये जो घटना घटी है, कल को किसी और के साथ घटेगी। अभी मैं कल ही सोशल मीडिया में देख रहा था, कोई पटेल है, उनको भी कथा करने से रोक दिया गया। तो देश के सौहार्द के लिए, उसकी एकता के लिए, सामाजिक आधार के लिए इस तरह की घटनाओं की पूर्णतः सही जांच और उसमें न्याय होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। पहली घटना तो नहीं है देश में जातिवाद की? पहली तो नहीं है घटना देश में जातिवाद की, लेकिन इस तरह की मैंने जो पढ़ा है अब तक, जो 20-25 सालों में, कि मुंडन कर देना, नाक रगड़वाना और फिर दूषित पदार्थ डालना, इस तरह की मेरे संज्ञान में पहली घटना है। तो आप कह रहे हैं कि पहली घटना है, आपसे पहले लड़कियों के साथ में होती है, जो ओबीसी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। साहू लड़की थी जिसको कथा रोकने से रोका गया, पटेल लड़की को कथा वाचने से रोका गया, अब यादव को कथा वाचने से रोका जा रहा है। और जो शंकराचार्य जिन्होंने स्पष्ट किया गया है कल भी अपनी मीडिया में, कथा वाचने का जो काम है वो ब्राह्मणों का, बाकी लोग नीचे बैठ के सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना सरकार के सारे मुल्क भर में चल रही है, ये हिंदू राष्ट्र की सही पृष्ठभूमि है? नहीं, ये बिल्कुल सही पृष्ठभूमि नहीं है। आप सोचिए, जो शंकराचार्य जी हैं, वो सबसे बड़ा पद होता है किसी भी धर्म का। अगर वो भेदभाव पे, कल उनसे एक एंकर ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मनुस्मृति के आधार पे कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो वो जब कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो क्या मनुस्मृति के श्लोक वहां पे देंगे या भारत के संविधान या कानून की बात करेंगे? तो ये बहुत गलत बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपने बहुत सारे फॉलोअर खो दिए अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पे बैठ के इस तरह असमानता की बात करे। और मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने जब मनुस्मृति का दहन किया था तो बाबा साहब ने कहा था कि जो भी ग्रंथ भेदभाव, असमानता पर टिका हुआ उसको बहिष्कार किया जाना चाहिए, और जब तक आप इसको बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये असमानता ऐसी बनी रहेगी। यादव जी, अभी तक तो
चलिए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा मुद्दा आपने इसको उठाया है। पिछले साल दलितों को जूते में भर के पीसा पिलाया गया। अभी चंद दिनों पहले की घटना के लोधी जो राजपूत अपने आप को कहता है समाज, उसको मल तक खिला दिया गया है। इतनी घृणित घटना देश में घट रही है, लेकिन सरकारी मौन। देखिए, मैंने भारत का 2000 साल का इतिहास पढ़ा है, प्राचीन इतिहास पढ़ा है, और भारत का गुलामी का एक ही कारण था कि हम लोग बटे हुए थे। हमारी जो ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, बटे रहने की वजह से बाहर के लोग आए और यहाँ शासन कर गए। अब बाबा साहब ने एक संविधान दिया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है। अगर हम इस संविधान को नहीं मानेंगे तो हम दोबारा से गुलाम बनेंगे। तो हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सबके लिए जरूरी है। और हमारी जितनी सरकारें हैं, जो उच्च पदों पे लोग बैठे हैं, तो उनको न्याय करना चाहिए। अगर आपको देश के ताने बाने को एक रखना है तो आपको न्याय देना पड़ेगा, तभी आपका सामाजिक सौहार्द और भेदभाव दूर होगा। जन जागृति के लिए आप ललित सिंह यादव को पढ़ाएंगे समाज में? बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैंने खुद पढ़ा हुआ ललित सिंह जी को, मैंने सच्ची रामायण भी पढ़ी है, उनका और भी साहित्य पढ़ा है। मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, भगवान बुद्ध को पढ़ा है। नहीं पढ़ेंगे, ये देखिए। नहीं, कांवर भी ढो रहे हैं, लेकिन चोट तो अब पड़ी है ना। अब तक तो कुछ और ही समझ रहे थे अपने आप को, अब उनको भी लगा कि हम भी उसी कैटेगरी में। तो ये घटनाएं हैं, ये समाज को एकजुट करेंगी। लेकिन फिर भी सरकार से, शासन से, प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि भाई ऐसी घटनाओं की न्यायिक जांच हो और जो निर्दोष लोगों पे कार्रवाई की जा रही है। अब आप देखिए, हमारी सरकार में कार्रवाई भी जाति देख के होती है। कोई हमारा सवर्ण साथी है तो उसमें कोई धारा लगती है, और कोई दलित है, पिछड़ा है या मुस्लिम है तो उसमें कोई धारा लगती है। यादव जी धर्म के ठेकेदार तो सबसे बड़ा ओबीसी है ना? ओबीसी कैसे धर्म का ठेकेदार है? क्यों? जब कांवड़ का जब मसला आता है, जब अखिलेश जी की कुर्सी को गंगा जल से पवित्र किया गया था, उस समय आप कहां थे? हमने उस समय भी विरोध किया था। हम इटावा गए, हमने वहां जिलाधिकारी महोदय जी को भी ज्ञापन दिया इस संबंध में, और जो पीड़ित हैं उन पीड़ितों से भी मिले। आपको जानकर हैरानी होगी, उन्होंने इतनी बातें हमें बताई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। शायद सोशल मीडिया पर इतना कुछ नहीं चला। उन्होंने यहां तक की बातें हमें बताई कि लोगों ने सिगरेट जला करके उन्हें सिगरेट से दागा तक, और खुद मुझे उन्होंने अपनी शर्ट निकाल करके दिखाई। सुबह का जब समय होने वाला था, लोग दातुन करके आते जा रहे थे, जो भी उधर से आता जा रहा था वही चाटे मारता जा रहा था। तो पूरी रात उन लोगों के साथ में इस तरह का व्यवहार किया गया, जो कि बहुत अमानवीय व्यवहार है। जी जी, तो वही व्यवहार उनके साथ पूरी रात होता रहा, केवल और केवल इसलिए कि वो यादव समाज से थे। और इस बात से कोई भी अगर ये कहे कि वो लोग अनभिज्ञ थे, अनजान थे, तो ये गलत है। क्योंकि वो लोग मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर उनका निवास था, और 8-10 किलोमीटर की दूरी में उनकी सारी रिश्तेदारियां थी। उनके बेटे बेटी सब सारे शादी संबंध वहां हुए हैं। तो इस बात की सब लोगों को जानकारी थी कि ये लोग यादव समाज से हैं। वो कह रहे हैं कि नाम बदल लेते, 2 आधार कार्ड है, आरोप लगा रहे हैं। जहां तक हमने पता किया, उनका कोई 2 आधार कार्ड नहीं थे, उनका एक आधार कार्ड था। जब इस तरह की घटना हो गई और वो वीडियोस बाहर आने लगी, तो उसको कवर अप करने के लिए आप क्या कहोगे कि किस लिए आपने मारा? तो कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा, झूठ का कोई तो आपको माध्यम बनाना पड़ेगा। तो उनके आधार कार्ड को फोन से उनका आधार कार्ड मांगा गया, स्कैन करके उसमें नाम करेक्शन किया गया, जबकि उनके पास कोई 2 आधार कार्ड नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जाति वहां पर छुपाई गई। और अगर जाति छुपाई भी गई, मैं कहता हूं जी उन्होंने जाति छुपाई, तो आप उसकी कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, आप कंप्लेंट कर सकते थे। कानून है देश में, कानून से देश चल रहा है। आप कानून जो उनके लिए सजा देता, वो कानून अपने आतंकवादी धर्म पूछकर मारते हैं, लेकिन यहाँ जाति पूछी गई उत्तर प्रदेश में, जी क्या कहना चाहोगे? ये सर हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। जाति पूछकर इस तरह की घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज यादव समाज के साथ घटना हुई है, अभी हमारे कुछ साथी बता रहे थे, और हम भी देखते रहते हैं समय समय पर अन्य समाज के लोगों के साथ भी ये घटना होती रहती है। तो ये केवल ये नहीं कि हम यादव समाज के लिए इस बात को बोल रहे हैं, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। और अगर ब्राह्मण समाज की बात करें, तो ब्राह्मण समाज भी पूजनीय रहा है, हम भी आज मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन हर जाति, हर धर्म में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ मानव प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ दानव जी का कहना यही, तो पूजन में तो हमें ना आप क्यों पूजोगे, इसी बात को तो लफड़ा ही है। तो फिर वो इतिहास को अच्छे से जाने। आप जिनको पूज रहे हैं वो कौन है? आप कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को जानिए कि वो कौन है। आप तिरुपति बालाजी मंदिर लोग जाते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना किन्होंने की थी? 9वीं सदी में एक यादव राजा ने कराई थी, और आज भी वहां प्रथम दर्शन का जो कपाट खोलने का जो अधिकार है वो यादवों का है। और केवल यादवों के नहीं, और ऐसे बहुत सारे, अब काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक होने वाला है, वहां पर सावन के सोमवार का जो पहला अधिकार है वो यादव समाज का है।
और केवल यादवों के ही नहीं, ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर हैं जहां जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, यादव समाज के लोग और अन्य बिरादरियों के लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर जो है मेहनत है, पूजा पाठ वहां करते चला रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई आरक्षित चीज है कि एक ही समाज इस बात को करेगा। और जहां इस बात को बोला जा रहा है अलग अलग बड़े बड़े मंचों से कि जी ये हमारा अधिकार है और मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो मैं कहता हूं जी वो खुद ही इसको नहीं मानते। अगर वो ये कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है तो वो शास्त्रों को भी खुद मानने वाले लोग नहीं है। अगर वो शास्त्रों को मानने वाले लोग हैं तो फिर वो सारी व्यवस्थाओं से अपने आप को दूर करें। जितने भी आईएएस ऑफिसर्स हैं, पीसीएस हैं, आईएफएस है, आईआरएस है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि ये लोग वहां पर जाकर के बैठेंगे। जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो ग्राम प्रधानी के चुनाव से लेकर के ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायतों, विधायकों, सांसदों या मुख्यमंत्री लेवल का कोई व्यक्ति हो ब्राह्मण समाज से, अगर आप ये कहते हो कि वो शास्त्र सम्मत बात है कि हमारा अधिकार है, तो फिर आप उसी को लागू करिए, बाकी सारी व्यवस्थाएं छोड़िए। पूजा पाठ और समाज में वर्चस्व की लड़ाई है। देखिए, इसको मैं वर्चस्व की लड़ाई आप लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि अब एक टीस में देखता हूं सब जगह कि ये समाज जागृत क्यों हो रहे हैं। अब तक लोगों को जैसे चलाया जा रहा था, ज्यादातर चीजों के विरोध नहीं होते थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन है, हर समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, ये एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो आज किसी भी चीज को की सच्चाई की सत्यता की जांच करना बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, तो आज ज्यादा भ्रमित नहीं किया जा सकता इसी चीज के लिए। एक बड़ा फेमस स्लोगन है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। अब क्या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम करेगा, ये बात हो गई है? नहीं, यादव का बेटा है तो वही काम करेगा जो करते आए। देखिए, जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, इसमें कोई आरक्षण बिल्कुल से नहीं होगा। ब्राह्मणों ने बड़ा आरोप लगाया है कि कथावाचकों की भक्ति के साथ छेड़छाड़ है। आपने शुरू से सारी वीडियोस को देखा हो और अगर किसी पत्रकार साथी ने उन वीडियोस को अच्छे से जांच किया हो तो ऐसा कोई भी प्रमाण या कोई भी साक्ष्य निकल करके सामने नहीं आया कि उन्होंने उनकी पत्नी के साथ में किसी भी तरह की अभद्रता की। जो रात की वीडियोस हैं उसमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम यादव होकर के और ब्राह्मणों के गांव में कथा करोगे, यहाँ हमारे 109 घर है, ये है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि यादव बहुत गुंडाई कर रहे हैं, वो राजनीति में भी आगे जा रहे हैं और अब तुम पंडित बनोगे, अब तुम ये करोगे। शुरू में सबसे पहले उन्होंने आधार कार्ड खेला। जब लगा कि आधार कार्ड की बात ज्यादा नहीं चल पाएगी तो उन्होंने छेड़छाड़ वाला आरोप लगाया। उन्हें यह भी लगा कि इसका खंडन हो सकता है क्योंकि प्रमाण नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये तो सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनकी डायरेक्ट बात है और ये हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। इस तरह के उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश करी। फिर चौथा स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट उनका आया जी हम तो फिर रोना गाना शुरू हुआ कि जी हम तो बहुत ज्यादा पीड़ित है। अगर वो पीड़ित है, उनके पति की आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो बोल रहे हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनकी पत्नी की स्टेटमेंट सुनेंगे तो उनकी पत्नी ने स्टेटमेंट अभी दी कि अभी तो मूत्र छिड़का गया है, अभी तो इनकी गर्दन कटनी चाहिए सालों की। और मैं बहुत ज्यादा बातें बोल नहीं सकता, शायद आपने वो वीडियोस देखी होंगी। साकेत जी, भारत के अंदर नए नए आविष्कार होते हैं। पहले गंगा जल को पवित्र माना गया, फिर गाय के मूत्र को पवित्र माना गया और आप वीडियो वायरल देख रहे हैं, आप पंडितानी के पेशाब को पवित्र माना जा रहा है। देखिए, इसको पवित्रता अपवित्रता से बिल्कुल मैं नहीं देखता। मैं तो इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूं जी। ये किसी के ऊपर भी ये कह करके करना कि ये इससे शुद्धिकरण हो गया, ये सब चीजें करना हो गया, तो ये 21वीं सदी के भारत में बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। वर्तमान सरकार में ये देखा गया है कि ब्राह्मण और पंडितों पे अगर कोई भी आरोप लगाया गया है तो वो सिद्ध करने में आपको एड़ी से चोटी तक का दम लगाया गया, पर फिर भी आप पे